चलिए देखिए, एएस के लिए आंसर दें। आर्सेनिक के लिए अगर आंसर देना है, पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, कुछ जगह छोड़ेंगे और जगह छोड़ने के बाद क्या लिखेंगे, बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इसकी पोजीशन पता होनी चाहिए। न्यूज पेपर आज नाइट्रोजन परिवार का सदस्य है 4s2 4p3। ठीक है, यहां पर पिछले आवर्त की उत्कृष्ट गैस कौन सी हो जाएगी, आर्गन। तीसरे आवर्त की हेमा, नीलम और। अब एक चीज और ध्यान रखनी थी जो मैं लास्ट में, कि कोई उपकोष मिसिंग तो नहीं है। 4s के बाद क्या आता है, 3d। ये पूरा भरा हुआ तो यहां पर क्या जाएगा, 3d10। आयोडीन के लिए आंसर देते हैं, वही जगह खाली छोड़ेंगे। कहां पर है, हेलोजन परिवार में। फिर कल बाहर आई आंटी, तो ये सही क्लास नंबर पे है 5s2 5p5। चौथे आवर्त की उत्कृष्ट गैस हेमा, नीलम और करीना, क्रिप्टॉन। 5s के बाद क्या आएगा, 4d10 बीच में भरा जाएगा, लिखा कहां जाएगा, यहां पर। सीजीएम के लिए देखो, वही जगह छोड़ेंगे। बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वर्ग 1 में एस ब्लॉक में है, हेली ना की रब से फरियाद। छठे नंबर पे आ रहा है तो 6s1। ठीक है, यहां पर। और पांचवें आवर्त की उत्कृष्ट गैस कौन सी हो जाएगी, हेमा, नीलम और करीना, जीती रहो, सिनोन। क्लियर यहां पर। तो ये हो गए यहां पर कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी हमने दे दिए हैं। अब हम आ जाते हैं किस पे, डी ब्लॉक पर। चलिए, तो अब हम आ जाते हैं डी ब्लॉक तत्वों पर। अब इसके लिए हमें वो डायग्राम वो देखना पड़ेगा। ध्यान से देखो, डी ब्लॉक की अगर हम बात करें, चलिए देखिए, अब डी ब्लॉक की बात करें तो डी ब्लॉक में कौन से तत्व हैं जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें भरा गया, डी उपकोष में। क्योंकि हम D1 से स्टार्ट करके कहां जा रहे हैं, D10। और ये हम डायग्राम से समझ सकते हैं आसानी से, 4d1 से 4d10, 5d1 से 5d10, 6d1 से 6d10। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें तो 10 10 10 और 10, 40 एलिमेंट्स होंगे ये। क्लियर। तो फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा, इस ब्लॉक में वे तत्व शामिल हैं जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में भरा जाता है। क्लियर। तो इस ब्लॉक को हम डिफाइन कैसे करेंगे, इस ब्लॉक में जितने भी तत्व हैं अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में भरा जाता है। आगे आ जाते हैं वर्गों की संख्या। वर्गों की संख्या कितनी है, 10। अब 10 वर्ग ही क्यों है, 3 से लेके 12। सारी जानकारी हमें उसी डायग्राम से मिल रही है ना। 3 से लेके 12 है, तो क्यों है, क्योंकि डी उपकोष में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन्स भरे जा सकते हैं। डी उपकोष में हम अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। इसलिए यहां वर्गों की संख्या कितनी हुई, 10, क्योंकि D1 से कहां तक जाना है, D10 तक। नेक्स्ट पॉइंट, डी ब्लॉक तत्वों को संक्रमण तत्व, इंग्लिश में भी ये नाम याद रख लेना,
ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है, क्योंकि इनके गुणधर्म एस व पी ब्लॉक तत्वों के मध्यवर्ती होते हैं। इस लाइन का क्या मतलब है, देखो ध्यान से, संकीर्ण तत्व क्यों बोला गया है। इस डायग्राम को देखें तो ये पूरा का पूरा डी ब्लॉक कहां पर है, एस और पी ब्लॉक के मध्य आवर्त सारणी में। आगे हम आवर्ती गुणधर्मों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे परमाणु आकार, ठीक है, यहां पर आयनन विभव, विद्युत ऋणता, इस टाइप से। क्लियर है यहां पर। तो जब हम आवर्ती गुणधर्मों के बारे में पढ़ेंगे तो बाएं से दाएं जाने पर गुण या तो बढ़ेंगे या घटेंगे। जैसे परमाणु आकार बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, कम होता है। तो डी ब्लॉक का आकार एस से तो क्या हो जाएगा, छोटा, पी से क्या हो जाएगा, ज्यादा। ऐसे ही कोई गुणधर्म अगर बढ़ रहा है तो डी ब्लॉक तत्वों के गुणधर्म क्या होगा, एस ब्लॉक से तो क्या मिलेंगे, ज्यादा, और पी ब्लॉक से क्या मिलेंगे, कम। क्लियर पॉइंट। इसलिए इनके गुणधर्म हमेशा एस और पी ब्लॉक तत्वों के क्या होंगे, मध्यवर्ती। नेक्स्ट पॉइंट, ये अब एस और पी से डिफरेंस आने वाला। देखो, डी ब्लॉक तत्वों का अध्ययन वर्ग की बजाय आवर्त के अनुसार किया जाता है। डी ब्लॉक तत्वों का अध्ययन वर्ग की बजाय आवर्त के अनुसार किया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया इन डी ब्लॉक के तत्वों के अध्ययन में। हमने एस ब्लॉक में क्या पढ़ा था, वर्ग 1, वर्ग 2, पी ब्लॉक भी कैसे पढ़ा था, वर्ग 13, 14, 15, 16, 17, 18, पर इनको हम वर्ग के बजाय कैसे पढ़ेंगे, आवर्त के अनुसार। और इसका कारण क्या है, क्योंकि आवर्त में ज्यादा समानता पाई जाती है, किसके बजाय, वर्ग के बजाय। इसलिए इन तत्वों का अध्ययन हम कैसे करते हैं, पीरियोडिकली करते हैं। क्लियर है पॉइंट। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। देखो इसमें तो डी ब्लॉक तत्वों का अध्ययन वर्ग के बजाय कैसे करेंगे, आवर्त के अनुसार। इसी कारण डी ब्लॉक तत्वों को 4 संक्रमण श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन सी, इसका भी आंसर डायग्राम से मिलने वाला। देखो, ये 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज और 6D। अब 4F और 5F तो बताइए डी ब्लॉक के तत्व नहीं है, ये किसके तत्व है, F ब्लॉक के। क्लियर। तो यहां पर 3D श्रृंखला, 4D श्रृंखला, 5D श्रृंखला और 6D श्रृंखला, इस तरीके से 4 सीरीज में डिवाइड किया गया है डी ब्लॉक तत्वों को। अब हम आते हैं सबसे महत्वपूर्ण जानकारी पर, डी ब्लॉक तत्वों का सामान्य, क्योंकि एक्चुअल में सीखना तो यही ना, या बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, यहां पर इसको बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि कई बार डाउट रह जाता है यहां पर। चलिए देखिए, इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर नहीं बताऊंगा, हम इस चीजों को तरीके से सीखेंगे। देखो, ये है 3D1 से 3D10। अब ये जो 3D1 वाला तत्व है, ध्यान से देखना, ये है स्कैंडियम, और ये 4s2 वाला तत्व है कैल्शियम। ठीक है, यहां पर स्कैंडियम में लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें गया, 3D1 में, पर 3D1 से पहले क्या बढ़ चुके हैं, 4s1 और 4s2। तो एक काम करते हैं, हम स्कैंडियम का पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, उससे और चीजें अच्छे से समझ में आएगी। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d1। हालांकि भरा तो बाद में जाएगा, पर आपको पता नहीं, लिखा यहां जाएगा। तो बताओ स्कैंडियम में कितने कोष हुए, 4 कोष हुए। तो अगर बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है तो आंसर के लिए आना चाहिए ना 4s2।
ठीक है, यहाँ पर स्कैंडियम के लिए केवल आंसर क्या आना चाहिए 4s2, बाह्यतम कोष 4 ही हुआ, टोटल 4 कोष है, चौथा बाह्यतम हो जाएगा। अब कैल्शियम के केस में आते हैं, परमाणु क्रमांक 20 है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s2। इसका भी बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हुआ 4s2 ही हुआ। तो दो तत्वों के समान तो नहीं हो सकते ना, तो यहां पर क्या होगा 4s2 के बाद लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें गया 3d1 में। और ये जो 3d1 में एक मतलब 3d उपकोष में हमने जो एक इलेक्ट्रॉन भरा है, ठीक है, यहां पर ये भी सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में शामिल हो जाएगा। क्यों होगा इसके बारे में आगे बात करेंगे। ठीक है, यहां पर इसका कारण मैं साथ के साथ बता देता हूं। बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं, आपने 9-10 में पढ़ लिया होगा कि किसी भी परमाणु में सारे इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग नहीं लेते, केवल कौन से इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं बाह्यतम कोष के। ठीक है, यहां पर, और इसी वजह से हम बाह्यतम कोष को क्या बोलते हैं संयोजकता कोष। तो एस और पी ब्लॉक में तो ऐसा ही होता है, वहां पर बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन ही बंध बनाने में भाग लेते हैं, आंतरिक कोष के नहीं लेते। पर डी ब्लॉक तत्व में क्या होता है, ये जो 3d1 वाला इलेक्ट्रॉन है ये बाह्यतम कोष का नहीं, उसके जस्ट पीछे वाले का है, उसको भी एक नाम दिया गया, ये बाह्यतम कोष, तो इसको बोला गया उपांत्य कोष। तो इसमें जो ये डी में एक इलेक्ट्रॉन भरा गया ये भी बंध बनाने में भाग लेता है। तो ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन भरा गया, ये भरा गया तो कहां पर है बाह्यतम से जस्ट पीछे, पर ये बंध बनाने में भाग ले रहा, तो इसका व्यवहार किसके समान हुआ बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनों की तरह ही हुआ। इसलिए इस डी इलेक्ट्रॉन को भी हम सामान्य या बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में काउंट करते हैं। बात आई समझ में। अब ध्यान से देखो, यहां पर अगर हम डी ब्लॉक तत्वों का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो क्या लिखेंगे, यहां से स्टार्ट करते हैं 4s1 4s2 आ रहा, फिर 3d आया, 5s के बाद देखो 4d आया, 6s के बाद 5d आया और 7s के बाद 6d आया। तो यहां पर n s में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, s में 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ने के बाद उसके पीछे वाले में d बढ़ना स्टार्ट किया, कहां से कहां तक भरा 1 से लेके 10 तक। बात आई क्या सबके समझ में। मैं यहीं से आंसर दे रहा हूं ना इसी को देखकर। अब ये तो हुआ भरने का क्रम, पर हमें पता नहीं लिखने का क्रम क्या होता है, पहले n-1 d 1 to 10 आएगा और उसके बाद ns2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया किसका, डी ब्लॉक तत्वों का बाह्यतम या सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। पर ये भी अभी कंप्लीट नहीं है, पर पहले एक बार यहीं तक बात करते हैं। बात आई क्या सबके समझ में। इसको बोलते हैं बाह्यतम कोष। अब इसका नाम याद रखना सॉरी, उपांत्य कोष। उपांत्य कोष किसको बोलते हैं, बाह्यतम कोष के जस्ट पीछे वाले कोष को। जैसे अगर किसी में बाह्यतम कोष छठा है तो 5वां क्या हो जाएगा उपांत्य कोष, किसी में बाह्यतम कोष 7वां है तो छठा क्या हो जाएगा उपांत्य कोष, किसी में 10वां बाह्यतम कोष है तो 9वां क्या हो जाएगा उपांत्य कोष। ठीक है, यहाँ पर तो उपांत्य कोष के डी इलेक्ट्रॉन भी बंध बनाने में भाग लेते हैं, इस वजह से इनको बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में लिखा जाता है। तो डी ब्लॉक तत्वों का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, n-1 d 1 to 10 और ns2। अब यहां पर एक और चीज जुड़ने वाली है, वो कौन सी, एक भी आ जाएगा। अब एक का आना क्या बताएगा, अपवाद को। ध्यान रखना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो अपवाद होते हैं वो एस और पी ब्लॉक में तो नहीं है, डी और ए ब्लॉक में हमें अपवाद मिलेंगे। तो नियम क्या होता है कि 4s में 2 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद ही डी स्टार्ट होना चाहिए ना, पर s में 1 इलेक्ट्रॉन और आपने डी भरना स्टार्ट कर दिया, तो ये 1 वाला किसमें शामिल हो जाएगा, अपवाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में। अगर s में 1 इलेक्ट्रॉन है, आपने पूरा नहीं भरा और उसके बाद उससे पहले ही डी भरना स्टार्ट कर दिया, तो ये किसमें शामिल हो जाएगा, अपवाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में। यहां तक कोई डाउट है क्या किसी को। ठीक है, यहाँ पर चैट बॉक्स में देखना एक बार। ठीक है, यहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं। क्लियर है, यहाँ पर रटना नहीं है, मैंने जो आंसर दिया है वो यहीं से दिया है, 4s1 4s2, फिर दिख रहा हूं 3d1 से 3d10, तो ns2 अपवाद के लिए 1 आ जाएगा और n-1 d1 से लेके 10। क्लियर यहां पर। तो ये डी ब्लॉक तत्वों का क्या हो गया, बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बाह्यतम या सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास।
और उपांत्य कोष के डी इलेक्ट्रॉन शामिल क्यों होते हैं, वो कारण समझ में आ गया। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन उपांत्य कोष के तो हैं पर बंध बनाने में भाग लेते हैं। उपांत्य कोष के एस और पी भाग नहीं लेते हैं, केवल उपांत्य कोष का कौन लेगा, 3d इलेक्ट्रॉन। जैसे स्किन नियम की बात करें, डी इलेक्ट्रॉन्स ही बंध बनाने में भाग लेते हैं, इसलिए पूरे को हम बाह्यतम कोष की तरह मानते हैं। इसी वजह से डी इलेक्ट्रॉन कहां लिखे जाते हैं, यहां पर बाह्यतम कोष या सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में। क्लियर। दो बच्चों को, बच्चों सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं डी ब्लॉक तत्वों का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, यहाँ पर एक बार इसको दोबारा देखो, 4s1 भरा, 4s2 भरा और 3d1 से लेके 3d10 तक भरा। इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या, 4p1 से कहां तक है, 4p6 तक। ठीक है, यहाँ पर अब अगर यहां पर हम देखें, जैसे इन तत्वों का हमें क्या लिखना है, बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो 4s भरने के बाद, चौथा कोष भरने के बाद आप तीसरे कोष में जा रहे हो, तो ये अंतिम इलेक्ट्रॉन हो गए और ये बंध बनाने में भाग लेते हैं। तो इनका व्यवहार कैसे हुआ, बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनों की तरह। इसलिए ये उपांत्य कोष, इसको नाम दे दिया था ना कि 4 अगर बाह्यतम कोष है तो 3 क्या हो जाएगा, उपांत्य कोष। उपांत्य कोष के इलेक्ट्रॉन भी बंध बनाने में भाग लेते हैं। तो यहां से अगर मैं देखूं तो इसको अगर मैं बाह्यतम कोष को n लिखता हूं, ns2, अपवाद के लिए क्या जाएगा 1, फिर n-1 ही आएगा ना, क्योंकि 4 है तो ये 3 है। d 1 से लेके 10, ये तो हुआ इलेक्ट्रॉन बनने का क्रम। लिखने के क्रम में आपको पता ही है, n के बढ़ते हुए क्रम में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है। तो पहले n-1 आ जाएगा, d 1 to 10, ns 1 और 2, 1 अगर है तो ये किसमें शामिल हो जाएगा, अपवाद वाले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में। क्लियर है क्या पॉइंट। अभी भी डाउट है तो मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं। डी ब्लॉक तत्वों के सामान्य या बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बाह्यतम कोष के s इलेक्ट्रॉन्स के अलावा उपांत्य कोष, ये अगर n है तो ये n-1, उपांत्य कोष के d इलेक्ट्रॉन्स भी लिखे जाते हैं। क्यों, क्योंकि स्किन नियम को अगर हम देखें, एक बार दोबारा देख लो, 1s2, 2s2, 2p6 में एग्जांपल से समझाऊं, देखो आपको 3s2, 3p6, 4s2 और 3d1। तो केवल 4s2 लिखना चाहिए था ना, पर हम क्या लिख रहे हैं, पूरा का पूरा। लिखने के क्रम में ये यहां पर आ जाएगा। तो इसका आंसर अगर आपके पास है तो आपको ये बाह्यतम या सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी समझ में आ जाएगा। चलिए इसका आंसर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर आंसर अब आप चैट बॉक्स में तो टाइप कर नहीं सकते, अपनी कॉपी में इसका आंसर लिखो। ठीक है, यहाँ पर, और आंसर लिखने के बाद आप वाई टाइप कर दें, यस टाइप कर दें चैट बॉक्स में। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद भी अगर कोई डाउट रहता है तो फिर हम बात करेंगे। चलिए ये काम कीजिए अभी।
आगे आंसर, तो इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि उपांत्य कोश के d इलेक्ट्रॉन्स भी बंध बनाने में भाग लेते हैं। तो इनका व्यवहार किसके समान हुआ, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों की तरह ही हुआ। इसलिए स्कैंडियम के लिए आंसर जब हम लिखेंगे तो 4s2 नहीं आएगा, क्या आएगा 4s2 और 3d1। ये तो भरने का क्रम हुआ, लिखोगे तब क्या लिखोगे 3d1 और 4s2। अब जब पूरे डी ब्लॉक के लिए लिखेंगे तो ये ns अपवाद के लिए 1 और 2 आ जाएगा, 3 के लिए n-1 आ जाएगा, और डी में 1 से लेके कहां तक जाओगे 10 तक। तो देखो ये आ गया फाइनल आंसर। ये तो केवल स्कैंडियम के लिए है ना, ये सामान्य पूरे डी ब्लॉक के तत्वों के लिए। तो इसको मैंने n कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए, इसका मतलब नियम का पालन हुआ है। 1 इलेक्ट्रॉन है तो अपवाद में आ जाएगा, 4 के लिए n है तो 3 के लिए n-1 आ जाएगा, और डी में 1 से लेके कहां तक जाना 10 तक। क्लियर। अभी भी अगर डाउट रहता है सॉरी डी ब्लॉक तत्वों के बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दे, मैं ठीक है पर जैसे ही जरूरत होगी बात करके समझाना होगा तो मैं आपको बात करके समझा दूंगा, हम फोन पे बात कर लेंगे जिन जिन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होगी। क्लियर। चलिए अब हम आ जाते हैं डी ब्लॉक तत्वों के अध्ययन पर। जानकर नॉर्मल इंफॉर्मेशन हमने लिख ली है, टोटल 4 सीरीज है। पहली सीरीज ले रहा हूं यहां पर 3D श्रृंखला, या इसका नाम है प्रथम संक्रमण श्रृंखला। क्लियर। 3D श्रृंखला की बात करें तो आवर्त कौन सा होगा, चौथा, वर्ग 3 से लेके 12। क्लियर यहां पर, क्योंकि अब हम ऐसे नहीं जाने वाले, एक एक करके ऐसे जाएंगे, तो वर्ग 3 से लेके 12। पहला तत्व कौन सा है, स्कैंडियम। लास्ट तत्व कौन सा है, जिंक। इनके परमाणु क्रमांक तो स्कैंडियम से पहले कैल्शियम तक तो जनरली हमें याद भी होता है। कैल्शियम का 20 है तो इसका 21 हो गया, टोटल 10 तत्व है, तो लास्ट वाले का कितना हो जाएगा 30। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, फिर देखना। चलिए इसका आंसर आप दो, मैं चैट बॉक्स में आंसर चेक करता हूं। अभी आपने डी ब्लॉक का तो लिखा ही था, अब केवल 3D सीरीज का सामान्य या बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, चैट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए। ये अनमोल ने आंसर दिया है, पर सामान्य नहीं लिख, इसी के 3D सीरीज के लिए लिखना है, केवल 3D सीरीज के लिए, समझो इस बात को। डी ब्लॉक तत्व का तो हम लिख चुके, डी ब्लॉक एलिमेंट्स का क्या होता है। अभी तक केवल 3 स्टूडेंट के आंसर आए हैं, ठीक है। नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट ने आंसर दे दिए, वेरी गुड। कुछ के आंसर राइट है, कुछ ने थोड़ी सी मिस्टेक की है, चलो देखते हैं। देखो इस सीरीज की बात करेंगे तो यहाँ तो 3D सीरीज फिक्स हो गए ना, 3D 1 to 10 और 4s 1 और 2। यहाँ तो फिक्स हो गया ना कि n का मान कितना होगा 4 और n-1 कितना होगा 3, क्योंकि बात हम पूरे डी ब्लॉक की नहीं कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं 3D सीरीज की। 1 का मतलब वही क्या होगा, अपवाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्लियर।
अब हमें एक एक तत्व देखना, तो वही टेबल बनाने वाले हैं। अब ये टेबल कैसे बनेगी देखो, एस और पी ब्लॉक से अब थोड़ी अलग बनेगी। यहां आएगा परमाणु क्रमांक, यहां पर तत्व का प्रतीक चिन्ह, यहां उसका नाम, यहां पर ट्रिक और लास्ट में जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। परमाणु क्रमांक कहां से स्टार्ट होगा देखो, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, Fe, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। नाम देख लेते हैं इनके। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ठीक है, यहां पर ट्रिक क्या है इसकी, सचिन तेंदुलकर ने विराट की कार मांगकर फील्डिंग की, कोहली ने कप जीता। अब ये क्रिकेट पे बेस्ड है तो आसानी से याद हो जाएगी आपको भी। सचिन तेंदुलकर ने तो रिटायरमेंट ले लिया नहीं यहाँ पर, तो विराट ने बोला कि मैच खेलना है। अब सचिन आसानी से तैयार नहीं हुआ तो विराट ने क्या ऑफर किया, अपनी कार कर दी। तो सचिन तेंदुलकर कार देख के लालच आ गया और मैच खेलने के लिए क्या हो गए, तैयार। तो सचिन तेंदुलकर ने विराट की कार मांगकर फील्डिंग की। ठीक है, यहां पर अब सचिन तेंदुलकर अगर फील्डिंग करेंगे तो भी टीम जीत जाएगी, इतना बड़ा नाम है। तो कोहली ने कप जीता। तो एक बार ये इंपॉर्टेंट क्या देखो, यहां पर जैसे ने है ये अलग आ रहा है, पर यहां की फील्डिंग के साथ ही, तो ये मिस्टेक कई बार हम कर देते हैं, इसलिए प्रैक्टिस ढंग से करना। सचिन तेंदुलकर ने विराट की, वो साथ आ रहा है, कार मांगकर फील्डिंग की। ठीक है, यहां पर यहां भी की साथ आ गया। कोहली ने कप जीता, इसलिए टोटल 10 एलिमेंट्स आ गए। अब हम आ जाते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर, जो सबसे इंपॉर्टेंट है और ये हमें सीखना है। ध्यान से देखो, कॉन्सेप्ट क्या है, 3D सीरीज अगर है तो 3D1 से कहां तक जाना, 3D10 तक। तो जैसे निकल की बात करते हैं, निकल कौन से नंबर पे है, ट्रिक से जब आप काउंट करोगे तो आपको पता लग जाएगा ये 8वें नंबर पे है। तो 3D80 तो आएगा 4s2, बस अपवाद नहीं होना चाहिए। और इसमें अपवाद कौन कौन है वो मैं आपको अलग से बता भी दे देता हूं। अपवाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में केवल 2 आएंगे, क्रोमियम और कॉपर। तब आपके लिए ये क्लास वर्क आ गया है, सभी तत्वों के बाह्यतम या सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने पर अलग अलग। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि ट्रिक में जो जिस नंबर पे होगा उसमें डी में उतने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4s2 तो भर ही चुके थे, डी में उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर कोई 5वें नंबर पे तो बताओ डी में 5 इलेक्ट्रॉन अगर कोई 9वें नंबर पे तो 9 इलेक्ट्रॉन, कोई 6ठे नंबर पे तो 6 इलेक्ट्रॉन, तीसरे नंबर पे तो 3 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो इसका आंसर दीजिए और चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए। चलिए जल्दी से करिए काम।
कितने स्टूडेंट्स ने दे दिया आंसर? सभी एलिमेंट्स के देने आंसर? हाँ वाई लिखना, यस या वाई। कितने स्टूडेंट्स के आंसर आ गए? चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जैसे मैग्नीज के लिए आंसर देना है, सचिन तेंदुलकर ने विराट की कार मांगकर, 5वें नंबर पे आ रहा है 3D5 4S2। कॉपर के लिए आंसर देते हैं, ट्रिक में कौन से नंबर पे आ रहा है? 3D9 9वें नंबर पे आ रहा है। पर अब मुझे ये देखना पड़ेगा ये अपवाद है, देखो पहले वही लिख देता हूं मैं 3D9 4S2। पर अगर ये अपवाद है तो ध्यान से देखना, यहां 2 के बजाय कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1, और वो 1 इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा? डी में। तो 3D10 4S2 ये किस में आ जाएगा? अपवाद में। अपवाद में क्यों आया? क्योंकि 4s पूरा भरने के बाद डी स्टार्ट करना था, पर 4s में 1 इलेक्ट्रॉन भरा, अधूरा भरा ही, और हमने डी स्टार्ट कर दिया, इसलिए अपवाद में का पार्ट हो जाएगा। जिंक के लिए आंसर 3D10 4S2 10वें नंबर पे है। वेनेडियम के लिए आंसर तीसरे नंबर पे है 3D3 4S2। एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आया फिर नहीं आएगी प्रॉब्लम। क्रोमियम कौन से नंबर पे? चौथे नंबर पे है 3D4 4S2। पर फिर देखेंगे ये अपवाद में है, पहले तो आंसर यही दूंगा ना मैं। अपवाद में अगर है इसका मतलब यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, तो 4 के बजाय कितने हो जाएंगे? 5। क्लियर? आयरन छठे नंबर पे है 3D6 4S2। कोबाल्ट 7वें नंबर पे है 3D7 4S2। टाइटेनियम सेकंड नंबर पे है 3D2 4S2। स्कैंडियम फर्स्ट नंबर पे है 3D1 4S2। क्लियर? तो यहां पर हमें ये 2 अपवाद मिल गए। सॉरी, क्लियर है सबके पॉइंट? चलिए ये तो हो गया सामान्य या बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ऐसा कौन सा तत्व है जिसका नाम, जो सिंबल है, ये प्रतीक चिन्ह है, नाम को मैच नहीं कर रहा है? तो तत्व कौन सा है ये आपको बताना, और उसका लैटिन नाम जिससे ये सिंबल आया है वो भी बताना। चैट बॉक्स में आंसर टाइप कीजिए, ऐसा कौन सा तत्व है जिसका प्रतीक चिन्ह नाम को मैच नहीं कर रहा है? वेरी गुड, कुछ स्टूडेंट ने आंसर दे दिया, और ये हम आसानी से पहचान सकते हैं इनको मैच करते हुए। आयरन आई आ रहा है जबकि यहां पर एफ आ रहा है, तो ये जो नाम आया कहां सा है? फेरम, FERRUM। ये लैटिन नाम है जहां से ये प्रतीक चिन्ह दिया गया है। क्लियर है पॉइंट? चलिए इसके अलावा जैसे स्कैंडियम का अगर पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना हो तो वही जगह छोड़ के क्या करेंगे हम? बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिया 3D1 4S2। ठीक है यहां पर। अब आगे आते हैं, तो ये चौथे आवर्त में है, पिछले आवर्त की उत्कृष्ट गैस कौन सी हो जाएगी? आर्गन, AR। क्लियर हो गया यहां तक सबके पॉइंट? चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब आपको आंसर क्या देना है? Fe2+ और Fe3+, इन तीनों के क्या लिखने हैं? सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिसमें Fe के लिए तो आंसर देने की आवश्यकता नहीं है, हमारे पास आंसर है छठे नंबर पे था ये 3D6 4S2। इन 2 के लिए आंसर दो आप चैट बॉक्स में। Fe2+ धनायन कैसे बनते हैं आपको पता है? इलेक्ट्रॉन्स का त्याग करके, तो ये तो हमें पता है कि धनायन का निर्माण कैसे होगा। इन 2 के लिए आपको बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। जल्दी से आंसर दीजिए।
हाँ, कितने स्टूडेंट्स के आंसर आ गए? अब ध्यान से देखो, हमने 4s2 बढ़ने के बाद क्या भरा? 3d6। तो दिमाग में क्या आता है कि 3d6 से 2 इलेक्ट्रॉन कम होंगे, पर ऐसा नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन कम कहां से होंगे? बाह्यतम कोश से। जब भी किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले जाते हैं तो सबसे पहले बाह्यतम इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते जाएंगे एक एक करके, ठीक है। यहां पर तो जब इलेक्ट्रॉन हमने भर दिया आयरन में से और जब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे हैं तो वो इलेक्ट्रॉन 3d6 से बाहर नहीं निकलेंगे, वो 4s से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। तो आंसर क्या जाएगा? 3d6, ठीक है। यहां पर यहां आंसर क्या जाएगा? 3d5। बात आ गई क्या सबकी समझ में? यहां तक क्लियर है पॉइंट कि इलेक्ट्रॉन हमेशा जब भी किसी परमाणु से, उदासीन परमाणु से धनायन का निर्माण होगा, धनायन का निर्माण होगा तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन हमेशा बाह्यतम कोश से बाहर निकलते जाएंगे एक एक करके, ठीक है। यहां पर इसलिए 3d6 बाद में भरा गया होगा, पर जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो कहां से बाहर निकलेंगे? 4s से 2, फिर तीसरा बाहर निकालेंगे तो 3d उपकोश से बाहर निकल जाएगा। क्लियर? चलिए, अब यहां पर हम एक और नया कॉन्सेप्ट स्टडी करने वाले हैं। देखो, अभी तक आपने कोश के बारे में पढ़ लिया था, इसको हम n से क्या करते हैं? प्रदर्शित। कोश किसमें विभाजित होते हैं? उपकोशों में। इसको L से प्रदर्शित करते हैं। हमने कोश को किसके समान माना था? कॉलोनी के, ठीक है। यहां पर उपकोश को किसके समान माना था? घर के। कॉलोनी या घर किस काम आते हैं? हमारे रहने के लिए काम में आते हैं। उपकोश भी आगे किसमें विभाजित होते हैं? कक्षकों में, बोलते हैं ऑर्बिटल। क्लियर है पॉइंट? जैसे घर किसमें आगे विभाजित हो सकता है? कमरों में। क्लियर हो गया यहां पर? तो कोश उपकोशों में विभाजित है, उपकोश कक्षकों में। कैसे? कॉलोनी किससे मिलकर बनी है? घरों से। घर को भी अगर आगे डिवाइड कर दो कमरों में। अब देखना कमरों का क्या काम है? ये भी रहने के काम आ रहे हैं। कक्षक भी किस काम आएंगे? इलेक्ट्रॉन भरने के काम आएंगे। बात आ गई सबके समझ में? आगे देखो, एक इंपॉर्टेंट नोट हमें लिखना है। जब भी हम इंपॉर्टेंट लाइन लिखेंगे तो उसके आगे नोट लगा के लिखेंगे। किसी भी कक्षक में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भरने के काम आ रहा है यहां पर, तो याद करो इसके लिए अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भर सकते हैं? ये फॉर्मूला था 2n²। यहां फॉर्मूला क्या था? 2 2l + 1। तो किसी भी कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन्स भरे जा सकते हैं, ठीक है। पर किसी भी कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन्स हम भर सकते हैं, ठीक है। यहां पर अब यहां पर ध्यान से देखना है, एस उपकोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन आप कितने भर सकते हो? 2 ही तो भर सकते हो। अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते तो यहां पर कक्षक कितने होंगे? केवल 1। और उसका नाम भी वही उपकोश के समान क्या हो जाएगा? एस कक्षक। और हर कक्षक को मैं इस तरीके से डिब्बे की तरह बनाऊंगा, एक बॉक्स की तरह बनाऊंगा। इसमें हम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर और इलेक्ट्रॉनों को दर्शाने के लिए हम अपर और डाउन एरो काम में लेंगे, ऊपर की तरफ तीर और नीचे की तरफ। ये 2 इलेक्ट्रॉनों को प्रदर्शित कर रहे हैं। ये इनके चक्रण की दिशा बताते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है, ये आपको पता है, पर साथ के साथ अपने अक्ष पर भी घूमता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। बहुत सिंपल चीज है। जैसे अर्थ, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, साथ के साथ ये अपनी अक्ष पे भी घूमती है। उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन भी अपने अक्ष पे घूमते हैं। अब अपने एक्स पे अगर घूमेंगे तो 2 ही रास्ते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो ये अपर एरो किसके लिए? हालांकि इतना यहाँ डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, पर फिर भी मैं आपको जानकारी दे देता हूं। तो एस कक्षक एक ही हुआ और इसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। आगे देखो, पी उपकोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भर सकते हैं? 6। अगर हम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते तो यहां पर कक्षकों की संख्या कितनी होगी? चलिए आंसर आप ही दीजिए।
वेरी गुड। क्या आंसर आएगा? भी एक कक्षक में 2 बढ़ सकते हैं, अधिकतम 6 बढ़ सकते हैं, तो 6/2। क्या आंसर आ जाएगा? 3। अब हर कक्षक को हम कैसे बनाते हैं? बॉक्स के थ्रू। तो यहां टोटल बॉक्स कितने आ जाएंगे? 3। तो ये 3 पी कक्षक है। मैंने बोला था जो उपकोष का नाम होगा वही किसका नाम होगा? कक्षक का। ठीक है, यहां पर डी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 10 बढ़ सकते हैं। ठीक है, यहां पर तो कक्षकों की संख्या 10/2 कितनी आ जाएगी? 5। ठीक है, यहां पर तो यहां पर 5 बॉक्स बना देंगे। बात आ गई सबकी समझ में? एक एक में 2-2 इलेक्ट्रॉन बनेंगे। देखो 2 टोटल कितने हो गए? 10। यहां भरो 1 2 3 भरने का तरीका बताऊंगा, 4 5 और 6। नेक्स्ट आते हैं यहां पर एफ उपकोष में, क्योंकि एस पी दिए थे हमारे काम में आएंगे। अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने बढ़ सकते हैं? 14। तो बताओ कक्षकों की संख्या, अब आंसर आ रहे हैं यहां पर आसानी से, कितनी होगी? 7। इन 7 कक्षकों को वही 7 बॉक्स के द्वारा दर्शा देंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 1 2 3 4 5 6 7। टोटल इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो कितने हो जाएंगे? 14 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है पॉइंट? यहां तक कोई डाउट नहीं किसी को? कुछ नहीं बताया मैंने, ध्यान से समझो। केवल कोष और उपकोष के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके थे। एक्स्ट्रा मैंने केवल इतना बता दिया कि उपकोष भी आगे कक्षकों में क्या होते हैं? विभाजित। ठीक है, पर और ये बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कॉलोनी किससे मिलकर बनी होती है? घरों से। घर किससे बनकर बनते हैं? कमरों से। इन सब का क्या काम है? रहने के लिए काम आते हैं। ये सब किस काम आएंगे? इलेक्ट्रॉन भरने के। क्लियर? चलिए आगे देखिए। अब यहां पर कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने का नियम। मैंने बोला था ना, इसको आगे आप सिस्टमेटिक तरीके से डिटेल में ही पढ़ोगे, पर अभी हम केवल हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जितना जरूरी मैं आपको उतना बता रहा हूं। पी डी व एफ कक्षकों में, क्योंकि यहां कक्षकों की संख्या 1 से ज्यादा है यहां पर, तो पी डी और एफ कक्षकों में यहां कक्षक कितने होते हैं? 3, यहां 5 और यहां 7। एस कक्षक क्यों नहीं आए? क्योंकि इसमें संख्या केवल कितनी होती है? 1, इसलिए इस नियम में नहीं आएगा। एस बी डी एफ कक्षकों में सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाता है एवं इसके बाद इलेक्ट्रॉन्स का युग्मन होता है। ये हंट्स का नियम है, इसके बारे में आगे अलग से पढ़ेंगे, पर अभी भी नाम भी नहीं लिखवा रहा मैं। जैसे मुझे P3 भरना है, तो P उपकोष में कक्षक कितने हुए? 3 डब्बे बनाएंगे। तो पहले हम एक एक इलेक्ट्रॉन भर देंगे। इनमें चक्रण की दिशा भी क्या रहती है? समान। ठीक है, यहां पर तो P3 के लिए यह आंसर सही है। अगर मैंने ऐसे भरा, 2 इलेक्ट्रॉन यहां भर दिए और 1 इलेक्ट्रॉन यहां भर दिया, तो ये गलत है। ठीक है, यहां पर पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होगा। मान लेते हैं D7 पे आते हैं। चलो अब आंसर दो आप, और वही चैट बॉक्स में यस टाइप करना। 1 2 3 4 5 D7 आपको भरना है। डी उपकोष में वही 5 कक्षक जो मैंने बना दिए और 7 इलेक्ट्रॉन भरने। कैसे भरेंगे? जैसे ही आप भर दें, ज्यादा टाइम लगना भी नहीं चाहिए। तो देखो आंसर 1 2 3 4 5। मैं इसको कलर से भर देता हूं। 1 2 3 4 5। पहले एक एक भरेंगे, 6 और 7। क्लियर हो गया? यहां पर बहुत इजी है। अब इसी के आधार पे आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। कैसे? युग्मित इलेक्ट्रॉन और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। ध्यान से देखना, किसी भी कक्षक में अगर अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन ही भर सकते हैं और अगर वो उपस्थित है तो युग्म हो गया ना यहां पर। इसको हम क्या बोलेंगे? युग्मित इलेक्ट्रॉन। और अयुग्मित की बात करें, किसी कक्षक में अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है,
चाहे अपर एरो या डाउन एरो, ठीक है। यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन भरा गया हो तो इसको हम क्या बोलेंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। सिंपल सी चीज है, दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आप भर नहीं सकते, तो युग्मित और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन समझ में आ गए। और अगर कुछ भी नहीं है, खाली है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिक्त कक्षक। आगे बात यहां तक समझ में। अब मैंने आपको जितनी जानकारी दी उसके आधार पर मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको दे रहा हूं। Fe2+ व Fe3+ में सॉरी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ज्ञात कीजिए। मैं एक नोट और लिखवा देता हूं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन केवल बाह्यतम या क्या नाम दिया था, सामान्य कोष में ही उपस्थित होते हैं। इस लाइन का मतलब भी समझ लो। हम इलेक्ट्रॉन भरना कहां से स्टार्ट करते हैं, 1s 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 2s 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, तभी तो आगे जाऊंगा। 2p में इलेक्ट्रॉन कितने भर दिए, 6। तो जब तक आप अंदर के इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं भर दोगे तब तक आप बाह्यतम कोष या सामान्य कोष में नहीं जाओगे, ठीक है। यहाँ पर तो अंदर वाले कोषों को देखने की जरूरत नहीं है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अगर आपको मिलेगा तो केवल कहां मिलेगा, बाह्यतम कोष में। अब ये लाइन मैंने क्यों लिखवाई है, इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं चाहिए, केवल आपको किसकी आवश्यकता है, Fe2+ और Fe3+ के बाह्यतम या सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। क्योंकि अंदर वाले कोषों में तो हर कक्षक में 2-2 इलेक्ट्रॉन है, वो तो पूरे भरे हुए हैं, तभी तो आप बाह्यतम कोष में पहुंचे। तो यहां भी हमें आंसर देने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी, बाह्यतम या सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। क्लियर है पॉइंट। तो चलिए इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन क्या है, Fe2+ और Fe3+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। वेरी गुड। तीन स्टूडेंट ने आंसर दे दिए हैं, 4, क्योंकि अभी हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो लिखा ही था ना इसका। ये Fe2+ और Fe3+ का। बहुत सारे स्टूडेंट आंसर दे रहे, देखो Fe2+ के लिए भी आंसर आ गया था 3d5, ठीक है। यहां पर D के लिए मुझे क्या करना है, 1 2 3 4 5 5 डब्बे बना दिए। पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरना है, सॉरी Fe2+ के लिए क्या होगा, 3d6, तो 5 और ये 6। तो ये तो युग्मित इलेक्ट्रॉन आ गए, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हुई, इसको n से प्रदर्शित करेंगे। n कोष की संख्या को भी प्रदर्शित करता है, पर यहां पर n का मतलब क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो Fe2+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 4। Fe3+ में आते हैं, इसका भी हमने आंसर दे दिया था, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 3d5। D उपकोष के 5 डब्बे बनाने, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरना है, सारे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो n का मान कितना आ गया, 5। क्लियर है क्या सबके पॉइंट। अब मैंने जो बोला उस लाइन को भी समझा देता हूं कि पुराने मतलब पीछे वाले आंतरिक कोष देखने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि आपने 1s2 भरा होगा, 2s2 भरा होगा, 2p6 भरा होगा, 3s2 भरा होगा, 3p6, फिर हम आ गए थे 4s2 और 3d पर। तो ये तो सारे के सारे भरे हुए ना दोनों में, यहां तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में है, हर कक्षक में 2-2 इलेक्ट्रॉन है। तो कभी भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपको आंतरिक कोषों में नहीं मिलेगा, कहां मिलेगा, बाह्यतम या सामान्य कोषों में, ठीक है। यहां पर इसीलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए केवल किसकी आवश्यकता होगी, बाह्यतम या सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। निकल और निकल 2+ में वही क्या पता करना है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। बताओ आंसर क्या होगा, Ni निकल और निकल 2+ में
अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। आंसर आते बताते चलो मेरे को। हाँ, अभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर याद नहीं होगा, आज ही हमने डीप लो पढ़ा, तो आप देख के आंसर दे रहे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लें। चलिए, दो बहुत सारे स्टूडेंट्स के आंसर आ रहे हैं, चेक करते हैं। सबसे पहले तो निकल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें। पॉली ने कप जीता, 8वें नंबर पे है, 3d8 4s2। अब S पीछे वाले आंतरिक कोषों को तो देखना ही नहीं है, S में एक ही डब्बा बनाना और 2 इलेक्ट्रॉन भरने, तो ये तो युग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए। अब आते हैं D8 के लिए। कितने बॉक्स बनाने हैं? 5 बॉक्स बनाने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन भरने, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो N का मान कितना आ जाएगा? 2। ज्यादातर स्टूडेंट ने ये आंसर दिया है। निकल 2+ के अंदर क्या होगा? 4s से 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो 3d8 आ गया, सेम डायग्राम बनेगा। तो आंसर यहां भी कितना हो जाएगा? n = 2। क्लियर यहां पर? अब हमें एक चीज और देखनी है, चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र क्या होता है? μ = n+2, जहां n का क्या मतलब है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। क्या मीनिंग अभी मैं समझा दूंगा ये। अभी आपको क्या करना है? निकल 2+ का चुंबकीय आघूर्ण, इसको ये ग्रीक वर्ड है जिसको हम क्या बोलते हैं? म्यू, mu। स्पेलिंग इसकी ये होती है, म्यू से डिनोट करते हैं। चुंबकीय आघूर्ण का मतलब चुंबकीय क्षेत्र से है, इसकी क्या होती है? Bm, इसको बोलते हैं बोर मैग्नेटॉन। ये चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय आघूर्ण की इकाई है। जैसे विद्युत की इकाई क्या होती है? कूलॉम्स, कूलॉम पढ़ा ना आपने, वैसे ही चुंबकीय क्षेत्र की इकाई होती है बोर मैग्नेटॉन। ठीक है यहां पर? तो Ni2+ का आपको चुंबकीय आघूर्ण पता करके मुझे आंसर बताना है। फॉर्मूला ये रहा। चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। n का मान कितना है? निकल 2+ के लिए 2 है, तो 2 2 + 2 कितना आ गया? √8। बहुत सारे स्टूडेंट आंसर दिया 2√2 बोर मैग्नेटॉन। ठीक है यहां पर? अब आते हैं चुंबकीय आघूर्ण का क्या मतलब है, ये समझा रहा हूं और शॉर्ट में, क्योंकि फिजिक्स से रिलेटेड है। चुंबकीय क्षेत्र का गणितीय मान। चुंबकीय आघूर्ण क्या हुआ? चुंबकीय क्षेत्र का गणितीय मान। इसका मतलब अगर हम चुंबकीय आघूर्ण निकाल रहे हैं तो कहीं ना कहीं चुंबकीय क्षेत्र है वहां पर। ठीक है यहां पर? अब ध्यान से देखना, इलेक्ट्रॉन क्या है? आवेशित, ऋणावेशित है, आवेशित कण है। कोई भी आवेशित कण अगर गतिशील अवस्था में है तो उसके द्वारा चुंबकीय क्षेत्र का क्या होगा? निर्माण। क्यों होगा? ये सब आप फिजिक्स में पढ़ोगे, ये हम यहां डिस्कस नहीं कर रहे। मैं केवल आपको एक सिंपल सी नॉलेज दे रहा हूं। कोई भी चार्ज पार्टिकल, आवेशित कण अगर गतिशील हो, और हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ क्या लगाता है? चक्कर। अब चक्कर भी ये 2 प्रकार से लगाता है, नाभिक के चारों ओर और अपने एक्स पर। तो इलेक्ट्रॉन की जो गति है वो 2 टाइप की हो गई, नाभिक के चारों ओर, अपने एक्स पर। तो इसके द्वारा चुंबकीय क्षेत्र का क्या होगा? निर्माण। चुंबकीय क्षेत्र क्या है? सदिश राशि, या फिजिक्स में पढ़ चुके होंगे, जिनमें दिशा भी शामिल होती है।
जिनके मेजरमेंट या मापन में डायरेक्शन या दिशा शामिल होती है उनको हम क्या बोलते हैं? सदिश राशि। ठीक है। यहां पर तो एक कक्षक में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो इनके चुंबकीय क्षेत्र बनेंगे पर एक क्लॉकवाइज घूम रहा और एक एंटी क्लॉकवाइज, डायरेक्शन अपोजिट है, परिमाण समान है, तो कुल चुंबकीय आघूर्ण कितना हो जाएगा? 0। चुंबकीय आघूर्ण 0 होने का मतलब चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा? 0। क्षेत्र 0 है, कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं, तो मैंने बोला ना कि आघूर्ण का क्या मतलब है? गणितीय मान, ये भी 0 हो जाएगा। पर किसी कक्षक में अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो उसके द्वारा चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होगा और उसी का सूत्र क्या है? म्यू बराबर √n(n+2), जहां n का मतलब मैंने बता ही दिया, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है। यहां पर हमें केवल ये फॉर्मूला यूज में लेना है, जितना जरूरी था उतना कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया है, बाकी ये फिजिक्स में आप डिटेल में पढ़ लोगे। क्लियर हो गया पॉइंट? तो अब यहां पर हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं। कॉपर 2+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन व चुंबकीय आघूर्ण म्यू ज्ञात कीजिए। चलिए सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। जो भी आंसर है, ठीक है, यहां पर वो चैट बॉक्स में आप टाइप कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को अब हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें, कौन से नंबर पे? 90 नंबर पे है, पर 3d9 आंसर नहीं होगा, अपवाद में है ना, 3d10 4s1, 2 इलेक्ट्रॉन कम करेंगे तो आंसर क्या जाएगा? 3d9। डी के लिए मुझे कितने डब्बे बनाने हैं? 5। 9 इलेक्ट्रॉन बढ़ने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का मान कितना आया? 1। तो म्यू का मान कितना आ जाएगा? √n n+2, 2 + 1 3, तो √3bm बोर मैग्नेटॉन। क्लियर है यहां पर? तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का मान 1 आया और बोर मैग्नेटॉन की वैल्यू जो है, म्यू का मान जो है, चुंबकीय आघूर्ण या चुंबकीय क्षेत्र का जो गणितीय मान हो गया है √3। क्लियर है यहां तक सबके पॉइंट? तो आज हमने डी ब्लॉक में 3D सीरीज को कंप्लीट कर लिया है, आगे हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। और मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं जाते जाते। जिंक 2+, स्कैंडियम 3+, क्रोमियम 3+, कोबाल्ट 3+, मैग्नीज 2+ को चुंबकीय आघूर्ण के घटते हुए क्रम में जमाइए। जिमाइए। ठीक है यहां पर? तो इन 1 2 3 4 और 5 फॉर्मूला आपके पास है। ठीक है यहां पर? ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके लाना है। कल हम डी ब्लॉक को ही कंटिन्यू करेंगे।
और साथ के साथ एस और पी ब्लॉक को भी आप रिवाइज करते रहें। कल से मैं आपको क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा, एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट दूंगा और आपको उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और परमाणु क्रमांक बताने हैं। ठीक है यहाँ पर? ओके, थैंक यू।